कैंसर क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है, किन किन कारणों से कैंसर हो सकता है, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, कैंसर सेल क्या होते हैं, क्या ये इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, ये सब कैरेक्टर म्यूटेशन क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। कि हम कैंसर सेल को इस वीडियो में सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज में आएगी, ये पहला वीडियो है जिसमें हम कैंसर सेल के ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कैंसर सेल आखिर होते क्या है और क्यों कैंसर सेल्स कहलाते हैं, किसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो इस टॉपिक को कवर करते हुए हम बनाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको जरूर बताएं। अच्छा, मैंने जब अपने चैनल पे वोटिंग किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो पहले दूसरे दिन ज़्यादा वोटिंग जो है वो कैंसर सेल के ऊपर था, इसलिए मैंने इस वीडियो को पिक कर लिया और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे 3-4 दिन बीता तो देख रही हूँ कि विटामिन्स के ऊपर ज़्यादा वोट मिलने लगे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे जैसे ही कैंसर सेल कंप्लीट हो रहा है हमारा लेक्चर, हम फिर विटामिन्स को ही लेंगे, तो सेकेंड वीडियो हम विटामिन्स पे ही बनाएंगे जैसे ही हमारा ये कैंसर सेल बायोलॉजी फिनिश हो जाता है। ओके, तो हम कैंसर सेल को इन 7 पॉइंट्स के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें इंट्रो को हम आज डिस्कस करेंगे और ओरिजिनेशन ऑफ कैंसर को भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ट्यूमर सप्रेसर, एपोप्टोसिस, वायरस इंड्यूस कैंसर एंड सेल साइकिल, कैंसर का सेल साइकिल और फिर कैंसर का ट्रीटमेंट, इन 7 पॉइंट्स के अंतर्गत हम कैंसर बायोलॉजी या कैंसर सेल टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। तो कैंसर सेल है तो ये सेल ही, लेकिन ये नॉर्मल सेल से अलग कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं सेल की जो फिनोमिना है, बेसिक फिनोमिना क्या है कि ये हमारी सेल है जो डिवाइड करके रेगुलेटेड डिवीजन के थ्रू, है ना, इनका डिवीजन कितना होगा क्या होगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल है, नॉर्मल सेल, जो कि डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है। फिर इसी तरीके से ये सेल अनदर 2 डॉटर सेल बनाएगी, सेम साइज सेम चीज है। ठीक है, ये सेम साइज की ही रहती है। मैं अभी डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा बना दे रही हूँ, लेकिन ये होती बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल की एक साइकिल रहती है कि जिसमें सेल डिवाइड होगी, डिफ्रेंशिएट होगी, उसके बाद उसका प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगा। ठीक है, जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, वो सेल डेथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक टिश्यू है। ठीक है, अब टिश्यू में क्या है कि सारी जो सेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे और वेल बिहेव सेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहले से बताया गया है ये उसी तरीके से बिहेव कर रही है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो एक सेल है, मान लीजिए एक ये फैमिली है जिसमें ये सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एकदम लायक बच्चे हैं। ठीक है, सारी चीजें मानते हैं, जैसे कि रूल बताया गया है, ये अपने फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि डिवाइड होना है, फिर डिफ्रेंशिएट होना है, फिर एपोप्टोसिस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अचानक से एक सेल, मान लीजिए कि ये सेल जो है वो इस फैमिली के रूल को फॉलो नहीं करती। ठीक है, अचानक से ये इसका नेचर ऑफ बिहेवियर बदल जाता है, ये लायक बच्चा नालायक हो जाता है। ठीक है, क्यों नालायक होता है? क्योंकि ये बाकी जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है। अब फॉलो क्या नहीं करता है, इसको सेल का ये पहले से ही रूल है कि भाई आप डिवाइड करो, उसके बाद खत्म हो जाओ, उनका काम खत्म। लेकिन ये महाशय जी क्या करते हैं, ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि हम सिर्फ डिवाइड करेंगे, हम सिर्फ डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली, मतलब कोई इनका रेगुलेशन नहीं कि हमको इतना डिवीजन करना है कि नहीं करना। सेल साइकिल जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक फेज आता है ना जो ये डिसाइड करता है कि हमें डिवीजन करना है या नहीं करना है। ये हमने सेल साइकिल में पढ़ा था ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सेल साइकिल का वीडियो आप देखें, चैनल पे अवेलेबल है और आई बटन में भी मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो हमारी सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, रुक ही नहीं रही है ना। इसको नालायक बच्चा बात नहीं मान रहा अपनी फैमिली का, और ये लगातार
इसी जगह पे बिल्कुल एकदम डिवीजन करने के लिए एकदम उतारू हो गया है, रुक ही नहीं रहा है, बस डिवाइड करना है और सिर्फ डिवीजन ही करना है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जगह तो थोड़ी सी है और उसमें पहले से ही डिसाइड है कि हमको इतना डिवीजन करना है, लेकिन जनाब तो नालायक हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, अब होगा क्या, छोटी सी जगह में जब चीजें बढ़ेंगी तो वो गुलटी जैसी हो जाएगी, है ना, जिसको इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं, ठीक है, गिठान जैसे बन जाती है सेल्स के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी कंटिन्यूसली डिवीजन की वजह से, एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जगह थोड़ी सी और डिवीजन कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे सेल्स, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे, एक गिठान जैसी बन जाएगी, जिसको ट्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कैंसर सेल्स जो है वो बनने की प्रोसेस जो है वो चालू होती है, क्योंकि सेल में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है और कॉन्टिन्यूसली जो है उसमें डिवीजन होने लगता है, कोई भी प्रोग्राम चीजें यहाँ चलती नहीं है, कोई भी सेल डेथ नहीं होता है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब जो ये ट्यूमर है वो भी दो टाइप का होता है, एक जो है थोड़ा सा अच्छा ट्यूमर है और एक एकदम ही बर्बाद ट्यूमर है, ठीक है, ये टू टाइप्स का होगा, ठीक है। पहला जो है वो है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो इनमें क्या डिफरेंस है, जो ये बिनाइन ट्यूमर है इनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है, इनका क्या कैरेक्टर है कि भाई हम तो बर्बाद हुए हैं तो हम ही तक ही रखेंगे, बाकियों को अपने में नहीं लेता है, ठीक है, इसका अगर ब्रेन वॉश हुआ है तो अपने तक ही रखता है, बाकी बच्चों को अपने में नहीं मिलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंसानियत वाला बर्बाद बच्चा है, जिसमें थोड़ा बहुत है सेंस की भाई हमें थोड़ा सा इस चीजों को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एकदम ही नालायक और बर्बाद बच्चा है टोटल, कि भाई हम तो डूबे हैं, बाजू वाले को भी ले डूबेंगे और जहां तक ले डूब सकते हैं वहां तक डूबेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई एक सेल अगर बर्बाद हुई तो ये आस पड़ोस के जितने भी नेबरहुड जो भी सराउंडिंग वाली जो सेल रहेगी उसको तो खराब करेगी, और साथ ही जो इसके कैरेक्टर है ना वो और ज्यादा स्प्रेड करती जाएगी और एक्सट्रीम लेवल तक, कि ये लिम्फ साइट तक भी पहुंच जाए, ब्लड सर्कुलेशन तक ये पहुंच जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोसेस है ना वो मेटास्टेसिस में पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम तक अगर पहुंचा, लिम्फेटिक सिस्टम तक अगर ये जो स्प्रेड है वो पहुंचा तो फिर वो मेटास्टेसिस कहला जाता है। कैंसर किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रेडिएशन के थ्रू या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टोबैको या अल्कोहल, रेडिएशन में देख लीजिए, या फिर यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज या फिर एक्स रेज, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है ना उसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हमने बताया कि टोबैको या अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करने से या फिर रैंडम सोमैटिक म्यूटेशन हो जाए, या फिर इनहेरिटेंट हो, या फिर वायरल या बैक्टीरिया के थ्रू भी कैंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, कि एक नॉर्मल सेल का बिहेवियर कैसे अचानक चेंज हो जाता है और वो नॉर्मल सेल से मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी एक सेल, ठीक है, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, सेल अच्छा गुड बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक क्या होता है, अभी हमने कॉजेज ऑफ कैंसर पढ़ा था कि किस किस वजह से हो रहा है, तो उसमें से किसी एक को ले लीजिए, ठीक है, या फिर वो इंडोजीनस हो सकते हैं या फिर एक्सोजीनस फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स है ना उनके डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। डीएनए का सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है ना, हम जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डीएनए के सीक्वेंस पे ही, है ना। तो अगर सीक्वेंस में थोड़ा सा भी हेरफेर होगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा भी हेरफेर हुआ तो डीएनए पूरा बर्बाद हो जाता है। तो कुछ जो प्रॉब्लम होती है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, डैमेज को, लेकिन कुछ डैमेज रिपेयर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो वो म्यूटेशन कहलाने लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से कैंसर कॉज होने लगता है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई है कि भाई
कि सब अच्छा भला तो चल रहा था, लेकिन कुछ बाहर की चीजें आके, बुरी संगति, है ना, ये मान लीजिए कि वो परिवार का अच्छा बच्चा था लेकिन किसी बुरी संगति में ये बेचारा पड़ गया, जिसकी वजह से इसकी जो दिमाग में ना बातें चेंज हो गई, है ना, ब्रेन वॉश हो गया। तो यहाँ पे इसका ब्रेन वॉश मतलब कि इसका जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें गड़बड़ी आ गई है, और नालायक बच्चा मतलब कि म्यूटेशन कॉज हो गया है। समझ में आ रही है बात? म्यूटेशन कॉज हो गया है, जिसकी वजह से अब ये नॉर्मल सेल मतलब गुड बच्चा ना होके, अच्छा बच्चा ना होके, अब ये मालिग्नेंट सेल मतलब कि नालायक बच्चा में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है अपने इन्फेक्शन को, अपने म्यूटेशन को ये स्प्रेड करता है अपने आजू बाजू वाली सेल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि इनिशिएशन होगा कि भाई यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है किसी वजह से, किसी केमिकल कंपोनेंट या फिर किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से जो सेल्स है उनकी डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं, गड़बड़ी आ जाती है, जिससे कि उनमें म्यूटेशन कॉज हो जाता है और वो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो उसको मालिग्नेंट सेल बोलिए या फिर उसको कैंसर सेल बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम जीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जीन्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है उसे हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ठीक है। वो जीन्स जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है उसे हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल्स हैं वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई है, अब ये क्या करेगी, अपने कैंसर सेल का प्रमोशन करेगी। प्रमोशन कैसे होगा, अपनी जो आसपास वाली जो सेल है ना उसको भी इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। अपना जो इन्फेक्शन है ना वो सराउंडिंग सेल्स को भी ये स्प्रेड करेगी, जिसकी वजह से इसका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो सेकेंड में क्या करेगी, ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगी, है ना, अपने आजू बाजू वाली एडजेसेंट सेल को भी ये इन्फेक्ट करेगी। उसके बाद आएगा अपना प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि और एक्सट्रीम लेवल पे इनका प्रोग्रेस होगा, ठीक है। अभी तक तो आजू बाजू वाली सेल तक होंगी, लेकिन अब कहाँ चली जाएंगी, ये ब्लड सर्कुलेशन में, लिम्फोसाइटिक सिस्टम में, ये वहाँ पे अब अटैक करना चालू कर देंगी। और जैसा कि हमने बताया क्या कि इसके बाद जो स्टेज कहला जाती है वो मेटास्टेसिस कहला जाती है, राइट। एक क्वेश्चन है कि क्या जो कैंसर डिजीज है वो इनहेरिटेड है कि नहीं, कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होती है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हमने अभी पढ़ा कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाना तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि ये कैरेक्टर इनहेरिटेंस होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। तो इसका आंसर है हाँ और नहीं भी। हाँ क्यों और नहीं क्यों, देखिए, हाँ इस कंडीशन पे, सॉरी पहले मैं नहीं बताती हूँ किस कंडीशन पे, अगर जो कैंसर है वो सोमैटिक सेल्स में है, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर है दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो इन्फेक्शन है वो जर्म लाइन में हो गया, ठीक है, जर्म लाइन मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में अगर हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्पर्म है और ये एग, ठीक है, तो यहाँ पे जायगोट और एम्ब्रियो से बनता है बेबी, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी में भी कैंसर सेल के कैरेक्टर्स हैं, अगर इन दोनों में से किसी में भी ऐसा कोई म्यूटेशन कॉज हुआ है जिससे कि कैंसर हो सकता है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, जायगोट में, और जायगोट से उसकी पूरे होल बॉडी बनेगा, है ना, क्योंकि इसी सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, पूरा बॉडी ही बनेगा, ठीक है। तो अगर ये बॉडी जो बन रही है उसमें अगर कैंसर सेल प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कैंसर होने की बहुत हद तक संभावना है। आ रही है बात समझ में? तो कैंसर तब पॉसिबल है नेक्स्ट जनरेशन में जब कैंसर जर्म लाइन वाली सेल्स में अगर हो तो। आ रही है बात समझ में? जर्म लाइन म्यूटेशन को इनहेरिटेड कैंसर कहते हैं।
तो अब हम देख रहे हैं कैंसर के टाइप्स को कि कितने टाइप के कैंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैंसर सेल कहाँ से अराइज हो रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो कैंसर उतने टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है, मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही है उस हिसाब से कैंसर को क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। पहला है कार्सिनोमास। एंडोडर्मल टिश्यू में अगर कैंसर सेल्स आ जाते हैं तो उस कैंसर को हम कार्सिनोमास कहते हैं। आ रही है बात समझ में? जहाँ से ये सेल, मतलब कैंसर सेल जहाँ से अराइज हो रहा है, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उस हिसाब से उस कैंसर को क्लासिफाई किया गया है। तो जब एंडोडर्मल टिश्यूज में अगर कैंसर हुआ तो उसे हम कार्सिनोमास कहेंगे। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से अगर मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू में अगर कैंसर पाया जा रहा है तो उसे हम सार्कोमास कहेंगे। ल्यूकेमिया WBC में कैंसर को बताता है, और लिम्फोमास जो कि है लिम्फ सेल्स में अगर कैंसर पाया जा रहा है तो उसे हम लिम्फोमास कहेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा, तो रेटिना से समझ में आ रहा है आंख, मतलब रेटिना है ना, तो रेटिनल सेल में अगर कैंसर पाया जा रहा है तो इसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहेंगे। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट है, अगर हार्मोनल सिक्रीटिंग सेल्स यानी कि ग्लैंड्स में अगर कैंसर पाया जा रहा है तो उसे हम एडिनोमा कैंसर कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर कैंसर पाया जा रहा है तो उसे हम फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे। जहाँ से कैंसर अराइज हो रहा है उसी हिसाब से कैंसर को क्लासिफाई किया गया है। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, या फिर हम कह सकते हैं कि कैंसर का मोड ऑफ एक्शन देख रहे हैं कि कैसे ये स्प्रेड होती है, ठीक है। एक नॉर्मल एपिथेलियम सेल है, ठीक है, जो कि अभी नॉर्मल बिहेव कर रही है, ठीक है। ये डिफरेंट रीजन की वजह से, जो कुछ भी हो सकता है, या फिर वो बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फिर इरेडिएशंस हो सकते हैं, या फिर कोई केमिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये नॉर्मल सेल जो है उनके में म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। अब कोई ये नहीं पूछेगा म्यूटेशन क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि म्यूटेशन कॉज हो जाता है जिससे कि ये नॉर्मल सेल से क्या बन जाते हैं, मैलिग्नेंट सेल, ठीक है। तो अब ये सेल हो गई है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब इनके पास वो कैंसर कॉजिंग जीन्स आ गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स, राइट। तो इनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब ये क्या करेंगे, क्या बताया था, मैलिग्नेंट क्या करते हैं, खुद तो बर्बाद हुए, आजू बाजू को भी ले डूबते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग वाली जो सेल रहेंगी उनको भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, है ना। तो उनको भी इन्फेक्ट करके उनको अपने जैसा बना लेंगे। ये अब बहुत ही तेजी से प्रोलिफरेट करेंगी। यहाँ पे बताया ना, हाइपर प्रोलिफरेटिव इपिथीलियम, मतलब कि इपिथीलियम सेल जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोग्रेसिव तरीके से सेल में डिवीजन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बिना रेगुलेशन से, बिना रूल्स को फॉलो किए सिर्फ और डिवीजन चल रहा है। लॉस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो काम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये जो मैलिग्नेंट सेल है वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत हाइपर तरीके से इनमें प्रोलिफरेशन हो रहा है इस एपिथेलियम सेल में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवीज़न कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्यूमर्स फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद डिवीज़न के बाद लगातार क्या होता है कि ये अर्ली एडिनोमा में, ये स्टेज में ये एंटर करता है, फिर अर्ली एडिनोमा से ये इंटरमीडिएट एडिनोमा में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये एंटर करता है लेट एडिनोमा में, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। ऑब्वियसली कुछ जीन्स तो होंगे जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव रखने के लिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी फेल हो गया है। हमारा P53 जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये भी फेल हो रही है। तो जिसकी वजह से लेट एडिनोमा से ये एंटर करता है कहाँ पे, कार्सिनोमा में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कार्सिनोमा जो कहाँ पे होता है, एंडोडर्मल सेल में बताया था। तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, मेटास्टेसिस में। बेसिकली जो मेटास्टेसिस प्रोसेस होती क्या है कि मान लीजिए कि बॉडी के एक पार्ट में कैंसर हुआ और वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो है ट्यूमर का ओरिजिनेट साइट है, मतलब यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है ट्यूमर, ठीक है। लेकिन ये अभी सिर्फ
इसी पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये फर्स्ट स्टेज में है, मतलब पहला ये जहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है सिर्फ वहीं पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, लेकिन ये जो स्प्रेड है इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट साइट से निकल के, ओरिजिनल साइट से निकल कर दूसरी पार्ट तक अगर पहुँच रहा है, बॉडी के दूसरे पार्ट तक अगर ये पहुँच के वहाँ पे भी ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दे रहा है। बात आ रही समझ में? जहाँ पे ये कॉज हुआ था वो तो उसकी ओरिजिनल साइट है जहाँ पे ये उत्पन्न हुआ है, मतलब यहाँ पे इसका जन्म हुआ है मान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्यूमर यहाँ पे बना है, लेकिन ये इन्फेक्शन को और बढ़ा दिया है और यहाँ पे ट्यूमर तो कॉज हुआ ही है, लेकिन ये ट्यूमर का इन्फेक्शन जो है वो बाकी बॉडी में पहुँच रहा है और सेकेंडरी ट्यूमर का भी फॉर्मेशन हो गया है। मतलब एक तो यहाँ था ही और दूसरी जगह पे भी जाके उस जगह को इन्फेक्ट करके वहाँ पे भी ट्यूमर बना दिया है। तो ये जो कंडीशन आती है ना, इसे ही बेसिकली कहा जाता है मेटास्टेसिस। आ रही है बात समझ में कि जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वहाँ से आगे बढ़ के ये दूसरी जगह पे भी जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ये था सिंप्लीफिकेशन कैंसर का। इसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया है, ओवरव्यू हमने देखा है, कुछ टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।